वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। आज की रात रोशन राय पर बहुत भारी थी। उसका दिल शाम से ही उचाट था, इसीलिए अपने दोस्तों में बैठकर ताश खेलता रहा। पीने पिलाने का चक्कर भी चलाया था। रात को मुजरे की महफिल भी सजाई थी, लेकिन दिल था कि किसी तौर पर बहलता ही नहीं था। एक बोझ सा था। ये नामालूम बोझ उसे एकदम उदास कर देता था। एक तरफ तो उसके दिल पर उदासी छाई थी, दूसरी तरफ वो एक अलग ही उलझन का शिकार था। बैठे बैठे अचानक ही उसे अपनी टांग पर कोई रस्सी सी लिपटती और रेंगती महसूस होती थी। उसे बार बार सांप का ख्याल आता। वो घबरा कर अपनी टांग उठा लेता और उसके दोस्त उसके इस हरकत पर हैरान होकर उसे देखने लगते। कोई पूछता क्या हुआ तो रोशन राय कह देता कि कुछ नहीं, टांग पर बस शायद कोई कीड़ा सा चलता हुआ महसूस हुआ। बात आई गई हो जाती, लेकिन रोशन राय अच्छी तरह जानता था कि आज कोई गड़बड़ तो जरूर है। उसका दिल हौल खाने लगता था। न जाने क्या होने वाला था। आज की रात उस पर बहुत भारी थी। वही रहस्यमयी हवेली और उसका वो हॉलनुमा कमरा। उस कमरे के चारों दरवाजे एक साथ खुले। हवा के तेज झोंके अंदर दाखिल हुए। इस तेज हवा में एक महक रची बसी हुई थी, एक अजीब सी महक। और इस कमरे में और कोई नहीं था। हवाओं के बंद होने के बाद एक दरवाजे से एक शख्स बड़े ही शाहाना अंदाज में चलता हुआ अंदर आया। उसके गले में एक सुनहरा सांप कुंडली मारे बैठा था। इस सांप की आंखों में हीरो जैसी चमक थी और वो उसके सर पर कुछ इस अंदाज में लिपटा हुआ था जैसे वो उसके सर का ताज हो। इसके अलावा एक काले रंग का चमकदार सांप वो उसके गले में भी पड़ा हुआ था। उसके नंगे पैर छोटे और खूबसूरत थे। इस अनूठे शख्स ने अंदर आने के बाद उसके पीछे दरवाजे से चलती हुई एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। वो लड़की भी तड़क भड़क लिबास में थी। इन दोनों के भीतर आते ही कमरे के तीनों दरवाजे एक एक करके बंद हो गए। अब बस एक ही दरवाजा खुला रह गया था। वो शख्स बड़े अंदाज और गरिमा के साथ चलता हुआ दीवारों में बने ताकों की तरफ बढ़ा। वो इन ताकों में रखी मूर्तियों को बड़ी दिलचस्पी से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर वो एक ताक के सामने रुक गया। उस शख्स ने ताक में रखी मूर्ति को उठाया। वो किसी नौजवान का बुत था। उसने इस बुत को 2-4 कदम आगे बढ़कर एक दूसरे ताक में रख दिया जहां पहले ही एक नवयुवती का बुत मौजूद था। और इस पूरे कमरे में यह इकलौता ताक था जिसमें अब 2 मूर्तियां थीं। परमान, ये तूने बहुत अच्छा किया। मैं तेरे इस फैसले से बहुत खुश हूं। उस खूबसूरत लड़की ने प्रसन्नता दिखाई, लेकिन रहस्यमयी ताकतों का मालिक, इस मायावी लोक के राजा परमान ने उस रूपसी की बात को अनसुना कर दिया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो बस अपने काम में मगन रहा।
उसने आगे बढ़कर इसी तरह एक दो और मूर्तियों के आले बदल डाले। अभी वो इस काम में व्यस्त था कि अचानक तबू उस कमरे में दाखिल हुई। तबू को देखकर उस दूसरी लड़की के माथे पर बल पड़ गए। उसे उसका यहां आना बड़ा नागवार गुजरा। उसने तबू को देखते ही अपनी नाखुशी जाहिर कर दी। क्या है? तू यहां क्या करने आई है? परमान, जो कि इस वक्त एक ताख में से बुत उठा रहा था, वो अचानक रुक गया। उसने गर्दन घुमाकर पहले अपने साथ आने वाली सुंदरी को देखा और फिर तबू पर नजर डाली। उसने कहा, रानी मलाइका, आने दो तबू को। आ तो गई है और कैसे आएगी? हां तबू, इस वक्त तुम्हें यहां क्या काम है? तुम जानती हो ना ये फैसले का वक्त है। जानती हूं परमान, माफी चाहती हूं। ठीक है, जाओ, माफ किया। मगर मुझे एक फैसला करवाना है परमान। अब तेरा इतना हौसला हो गया कि तू अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए अंदर आने लगी। रानी मलाइका, तुम खामोश रहो। रानी मलाइका के सामने तबू की भला क्या औकात थी? वो महज एक राज नर्तकी ही तो थी। परमान की इसी चेतावनी ने रानी के दिल में आग लगा दी। वो चुप हो गई, क्योंकि परमान के सामने और कुछ बोलना उसे किसी भी मुसीबत में डाल सकता था। लेकिन उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस नाचने वाली को अपने इस अपमान का मजा जरूर चखा कर रहेगी। परमान ने तबू को संबोधित करते हुए कहा, हां, बोलो तबू, क्या बात है? परमान, सलाव ने मुझे परेशान कर रखा है। उसके आंसू अब मुझसे देखे नहीं जाते। परमान, तू उसे इजाजत क्यों नहीं दे देता? तबू ने अपनी समस्या सामने रखी और अगले ही पल परमान का सुर बदल गया। इजाजत देना या ना देना परमान के अधिकार में है। तू हद से आगे ना बढ़। मैं माफी चाहती हूं परमान, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब होगा, बात जरा छोटे में कर, मेरे पास वक्त कम है। सलाओं के साथ एक इंसान ने बहुत जुल्म किया है। काफी समय पहले उसने उसकी जोड़ी को मार दिया था। सलाव अपना बदला चाहता है। वो बेचारा रो रो कर हलकान हो चुका है। उसे इंतकाम की इजाजत दे दी जाए। तबूह ने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात पूरी की। परमान तेजी से चलता हुआ एक ताक के पास पहुंचा। वहां अधेड़ उम्र की एक मूर्ति थी। उसने इस मूर्ति को अपने हाथ में उठाकर देखा और फिर उसे संबोधित करते हुए बोला, सलाओ, तुझे इजाजत है। तू जिस तरह चाहे उससे इंतकाम ले। अब तक हमने तुझे रोका हुआ था, मगर उसके पीछे एक नीतिगत रहस्य था और वो बस बादशाह ही जानता है। जा, अब तू आजाद है। तबू, अब तुम खुश हो? बेहद खुश परमान। तो फिर निकल यहां से। सलाओ को खुशखबरी सुना और मुझे मेरा काम करने दे। तबू खुश हो गई थी। वो तुरंत आगे बढ़ी। उसने परमान के दोनों हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाए और पलटकर दरवाजे की तरफ चली गई। रानी मलाइका उसे जलन भरी नजरों से देखने लगी। क्या हुआ रानी? मैं देख रही हूं परमान की राजमहल में नाचने वाली वो औरत तेरे दिल पर कुछ ज्यादा ही छाती जा रही है। रानी मलाइका, क्या तू जानती नहीं कि वो महज राज नर्तकी ही नहीं, बल्कि किस कदर काम की औरत है? हां, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो राजा परमान के कौन कौन से काम करती है। रानी मलाइका, वो हमारी एक मामूली सेविका है और तुम हमारी रानी हो। तुम्हारा और उसका भला क्या मुकाबला? तो राजा परमान, क्या वो सेविका सेविका ही रहेगी? बेशक, वो सेविका ही रहेगी, और क्या? वायदा? हां, मेरा वायदा है। परमान अपने वायदे में संजीदा था, लेकिन यह वो वायदा था
जो मर्द अक्सर अपनी बीवियों से बेधड़क कर लिया करते हैं, और बीवियां भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह के वायदे कैसे होते हैं। उधर रोशन राय बेचैन था। रात का आखिरी पहर था। उधर रोशन राय रात के आखिरी पहर में मुंह खोले बेसुध सो रहा था। वो आज नींद की गोलियां खाकर लेटा था। उसे रात को वैसे ही नींद नहीं आती थी। नींद की गोलियों की आदत थी उसे, और आज की रात उसने हमेशा से ज्यादा डोज ले ली थी। सलाव रोशन राय के कमरे में आने से पहले ही उसके बिस्तर के नीचे आकर छुप गया था। जब कमरे में रोशन राय के खर्राटे गूंजने लगे तो वो सरसराता हुआ बाहर निकला। वो एक खौफनाक सांप था जिसकी जीभ बार बार अंदर बाहर हो रही थी। रोशन राय ने काफी अरसे पहले उसकी नागिन को जंगल में गोली से उड़ा दिया था। तब से सलाव अपनी नागिन की मौत का इंतकाम लेने की घात में था, लेकिन परमान से उसे इसकी इजाजत नहीं मिल रही थी। वो बस रोशन राय को खौफजदा करके वापस लौट जाता था। भला हो तबूह का कि आज उसने परमान से उसे इंतकाम की इजाजत दिलवा दी थी और वो अपना काम करने आ गया था। सलाव एक बेहद जहरीला सांप था, इतना कि उसके जहर की एक ही बूंद रोशन राय को जहन्नुम पहुंचा देती। लेकिन सलाव ने सोच लिया था कि वो इस शैतान को एकदम से खत्म नहीं करेगा। उससे ऐसा प्रतिशोध लेगा कि रोशन राय जब तक जिएगा उसे याद रखेगा। वो खौफनाक सांप बिस्तर पर चढ़कर रोशन राय के तकिए के पास पहुंच गया था और अब उसका चेहरा बड़े गौर से देख रहा था। उसने जोर से एक फुफकार मारी और इसके साथ ही जल्दी जल्दी रोशन राय के चेहरे पर अपना फन मारता रहा। गहरी नींद के बावजूद रोशन राय दर्द से बिलबिला उठा। उसने एक भयानक चीख मारी और घबरा कर उठ बैठा। सलाव तेजी के साथ बिस्तर से उतरा और खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर अंधेरों में गुम हो गया। उसने अपना इंतकाम ले लिया था। उसने रोशन राय की दुनिया अंधेरी कर दी थी। जब नफीसा बेगम को इस हादसे की इत्तला मिली तो वो भागकर रोशन राय के कमरे में पहुंची और वहां उसने जो मंजर देखा उसके होश उड़ गए। रोशन राय की आंखों की जगह 2 गड्ढे बने हुए थे और उनसे खून रिस रहा था। उसकी दोनों आंखें उधेड़ दी गई थीं और रोशन राय को फौरन मुंबई पहुंचाया गया और उसे एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के लिए यह केस एकदम अनोखा था। उनकी समझ में ही नहीं आया कि रोशन राय की आंखें किसी इंसान ने निकाली हैं या किसी और चीज ने। पर फिलहाल तो उन्हें रोशन राय के घावों का इलाज करना था। पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन सब बेकार। रोशन राय की आंखों की रोशनी वापस नहीं लाई जा सकी। आखिर उसके लिए उसकी आंखों का होना भी तो जरूरी था। आंखों के गड्ढों में आंखें तो थी ही नहीं। अलग अलग तरह के टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंच गए कि यह किसी सांप का ही काम था। लेकिन आज तक किसी सांप को आंखों पर इस तरह हमला करते देखा नहीं गया था। लेकिन रोशन राय को तो अच्छी तरह यकीन आ गया था। वो जान गया था कि ये कार्रवाई उसी सांप की थी जो अक्सर उसे अपने बेडरूम में दिखाई देता था। वो जलील सांप आखिर अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो ही गया। अस्पताल वालों ने उसकी आंखों में टांके लगाकर और हाथ में एक सफेद छड़ी थमाकर उसे रुखसत कर दिया। उन्होंने रोशन राय को नकली आंखें लगाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आंखों के घेरे कुछ इस तरह जख्मी हुए थे कि नकली आंखें लगाने की गुंजाइश ही नहीं थी, और इसीलिए मजबूरन आंखों के घेरों को ही सिल दिया गया था। इन सिली हुई आंखों ने रोशन राय का चेहरा इस कदर भयानक कर दिया था
कि कोई उसे नजर भरकर देख ही नहीं सकता था। नफीसा बेगम ने उसकी वो भयानक आंखें छुपाने के लिए एक काला चश्मा उसकी आंखों पर लगा दिया। रोशन राय को अपनी आंखें चली जाने का बेहद अफसोस था और अब उसे महसूस हो रहा था कि किसी इंसान के लिए आंखें कितनी जरूरी होती हैं। आंखों के बिना वो बिल्कुल मोहताज हो गया था। नफीसा बेगम उसे बेडरूम से निकालकर हवेली के बाग में ले आती थी तो वो चलाता था, वरना अपने बिस्तर पर बैठा अपने रोशन दिनों की याद करता रहता था और इन यादों के साथ अपनी बेबसी पर आंसू उसके दिल पर गिरते रहते थे। एक शाम वो ऐसे ही उदास सोफे पर बैठा था कि मोबाइल की घंटी बजी। रॉली ने तुरंत फोन उठाकर बटन दबाया। जी, रोशन राय साहब से बात कराएं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं अरबाब खान बोल रहा हूं। जी, एक मिनट। मालिक, अरबाब खान साहब हैं, आपसे बात करेंगे। हेलो, सुनाओ अरबाब खान, कैसे हो? हाँ? कौन हो तुम? रोशन राय। मैं अरबाब खान नहीं हूं, मैं हूं राजा सलीम। पहचाना मुझे? हाँ, पहचाना, क्यों नहीं। रोशन राय, तूने मेरा बेटा मारा है। वो मेरी आंखें थी, तूने मेरी आंखें छीनी हैं। और देख, ऊपर वाले ने तेरी आंखें छीन ली। लेकिन अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब समीर की लाश तेरे कदमों में होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा सलीम ने वो जहरीला कहकहा उगला और रोशन राय तड़प कर रह गया। बुरा वक्त भी क्या चीज है, जब किसी पर आता है तो तबाही पर तबाही फैलाता चला जाता है। दूसरों को इंतकाम का निशाना बनाने वाला अब खुद निशाने पर आ गया था। सलाव अब अपना इंतकाम ले चुका था और अब एक और नाग रोशन राय के सामने फन उठाकर आ गया था। राजा सलीम की ये धमकी उसका दिल चीर गई थी। वो जानता था कि यह महज एक धमकी नहीं है। राजा सलीम ने जो कहा है वो उस पर अमल जरूर करेगा। और समीर राय में तो रोशन राय की जान थी। समीर की मौत से वो जीते जी मर जाता, पर यह बात तब उसकी समझ में नहीं आई थी जब उसने राजा सलीम की बहू और बाद में उसके बेटे नसीमा को मरवाया था। रोशन राय के हाथ में मोबाइल फोन था और उसका हाथ कांप रहा था। उसे अपना हाथ धीरे धीरे सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी तो रोशन राय ने अनुमान से ही मोबाइल वाला हाथ आगे बढ़ाया। रॉली रोशन राय के चेहरे की बदली हुई रंगत देख रहा था। उसने तुरंत फोन अपने हाथ में ले लिया और घबरा कर बोला, क्या हुआ मालिक, खैर तो है? खैर नहीं है बाबा, राजा सलीम ने समीर को मारने की धमकी दी है। मालिक, आप परेशान ना हो, हम हैं ना, हम छोटे मालिक की हिफाजत करेंगे। अरे, उनके लिए जान भी दे देंगे। हाँ रौली, अब तुम्हें ही मेरे बेटे की हिफाजत करनी है। ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसका बायां बाजू बेजान होकर एक तरफ गिर गया। ये लकवा था। रोशन राय को तुरंत ही करीबी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसे तुरंत मुंबई ले जाने को कहा। उसके मुंबई जाने के इंतजाम किए गए, पर जब तक रोशन राय मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुआ तब तक लकवे का असर उसके पूरे शरीर पर हो चुका था और फिर अच्छे से अच्छे इलाज के बावजूद उसकी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी।
आंखें पहले ही छिन चुकी थीं और अब बोलने की ताकत भी गई। हाथ पैर भी जवाब दे गए थे, लेकिन उसके सुनने की ताकत अब भी उसके साथ थी। वो शख्स जिसने लोगों को हमेशा तिरछी नजरों से देखा था, वो शख्स जिसने जिंदगी भर लोगों को सताया था, उस शख्स से उसकी तिरछी नजरें छीन ली गई थीं। उसकी कड़वी जुबान बंद कर दी गई थी। अब वो न देख सकता था न बोल सकता था, बस सुन सकता था। ये कैसा शराब था जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अस्पताल वाले भी इस जिंदा लाश को कब तक अस्पताल में रखते। एक दिन उसे वहां से डिस्चार्ज कर ही दिया गया। रोशन राय वापस अपनी हवेली में आ गया। वो हवेली जो कभी उसके कदमों की धमक से गूंजती थी, वो अब वीरान थी। उसे पैसे की कोई कमी तो नहीं थी, तो एक नर्स को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। पैसे बनाने के चक्कर में डॉक्टर भी उसे देखते थे और नफीसा बेगम को तसल्ली देकर लौट जाते थे। हालांकि वो भी अच्छी तरह जानते थे कि वो एक ऐसी ढहती हुई दीवार थी जिसे अब कोई भी सहारा गिरने से रोक नहीं सकता था। रोशन राय काफी सख्त जान था। इस हालत में भी वो लगभग 6 महीने जिया और फिर एक रात बिना किसी को कुछ बताए सीधा ऊपर चला गया। सुबह नर्स ने जब उसे उठाकर देखा तो वो जिंदा लाश अब सचमुच की लाश बन चुकी थी। मौत के बाद रोशन राय की शक्ल ऐसी भयानक हो गई थी कि नफीसा बेगम भी उसकी सूरत कुछ पलों से ज्यादा देख नहीं पाई। उसकी लाश से बदबू आ रही थी और उसे जल्द से जल्द दफना दिया गया। समीर ने आखिरी बार उसे कंधा दिया, उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा। धरती पर अकड़ कर चलने वाला आखिरकार धरती के अंदर चला गया। नाम का रोशन राय अंधेरा बनकर कब्र के अंधेरे में गुम हो गया। रोशन राय ने अपनी जिंदगी में जो बीज बोए थे, वो फसल अब समीर को काटनी थी। राजा सलीम उसकी जान का दुश्मन था। उस पर अभी तक 2 हमले हो चुके थे, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। एक हमले में एक गोली महज उसके बाजू को छू कर निकल गई थी। नफीसा बेगम परेशान थी। जब पहला हमला हुआ था तो रोशन राय जिंदा था। उसने समीर को कई बार चेतावनी दी कि वो अकेला हवेली से बाहर ना निकले, लेकिन समीर उसकी बात कहां मानने वाला था। आखिर कब तक वो हवेली में कैद होकर बैठता। बाहर निकलने की सूरत में मां की ख्वाहिश थी कि वो रौली और होली का साथ लेकर निकले, लेकिन समीर ने दोनों को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसने मां से साफ साफ कह दिया कि वो इन हराम सूरतों को अपने साथ नहीं रख सकता। वैसे भी जिंदगी अल्लाह की देन है, और अगर उसकी मौत आनी हुई तो दुनिया का कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं पाएगा। समीर के दूसरे हमले में भी जिंदा बच निकलने के बाद राजा सलीम तिलमिला गया था। उसे बाबू करंट पर सख्त गुस्सा था। उसने उसे सीधा कब्रिस्तान बुलवाया। बाबू करंट जब कब्रों के बीच से गुजरता हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिसके नीचे राजा सलीम उसका इंतजार कर रहा था, तो उसे उसके तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। एक पल को तो उसने सोचा कि यहां से भाग जाए, लेकिन वो जानता था कि राजा सलीम के आजू बाजू खड़े राइफलधारी लोग उसे चंद कदम भी भागने नहीं देंगे। वो चुपचाप राजा सलीम के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। जी मालिक, आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया। ये पूछने को बुलाया बाबू करंट कि तू जो उड़ते तीतर को मारने का दावा करता है, तुझसे एक 6 फुट का आदमी नहीं गिरा। तुझे क्या हो गया है साईं? लगता है तेरी सारी बैटरियां फेल हो गई हैं।
तुझ में अब कोई करंट बाकी नहीं रहा। हमें नहीं मालूम था कि तेरा निशाना इतना बिगड़ गया है। तूने हमें बड़ा मायूस किया। ये कहते हुए राजा सलीम ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके पास खड़े आदमी ने उसके हाथ में फौरन रिवॉल्वर थमा दिया और राजा सलीम ने बाबू करंट के दिल का निशाना लिया और घोड़ा दबा दिया। किसी बंदे को मारने के लिए एक गोली काफी होती है बाबू। तूने दर्जनों गोलियां बेकार कर दी और फिर भी समीर राय जिंदा का जिंदा। क्या? छह! राजा सलीम ने बाबू करंट की लाश को ठोकर मारी और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसे जमीन में गाड़ दिया जाए। वैसे भी वो राजा सलीम की दौलत पर काफी ऐश कर चुका था। इसके बाद वो अपनी जीप में बैठा और हवेली की तरफ पड़ गया। वही बड़ा सा हॉल नुमा कमरा जिसकी ताकों में बुत सजे हुए थे। तबू एक चमड़े की गद्दी पर बैठी थी। कमरे के 3 दरवाजे बंद थे, एक खुला हुआ था। नन्ही बरहा उस कमरे में इधर से उधर दौड़ती फिर रही थी। कमरे के फर्श पर जगह जगह छोटे बड़े सांप घूम रहे थे और बरहा इन्हीं सांपों से खेल रही थी। एक छोटा सा सांप उसने अपने गले में डाला हुआ था। वो पूरे कमरे में दौड़ती फिर रही थी। तबू एक तरफ खामोश बैठी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। बरहा दौड़ते दौड़ते एक जगह रुकी। एक सांप बड़ी तेजी से फर्श पर दौड़ रहा था। बरहा ने उसे दुम से पकड़कर उठा दिया और फिर रस्सी की तरह घुमाकर फेंक दिया। सांप पट्टे से ईंटों के फर्श पर गिरा। उसे कुछ चोट आई और उसे बरहा की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। वो अपना मुंह खोलकर बरहा की तरफ बढ़ा। बरहा ने अब तक एक दूसरा सांप अपने हाथ में पकड़ लिया था। वो सांप उसे काट भी सकता था, लेकिन तबू वहां मौजूद थी। इससे पहले कि वो सांप गुस्से में बरहा को कोई नुकसान पहुंचाता, तबू ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, होश में नहीं है क्या तू? मेरे हाथों क्यों अपने दांत तोड़वाना चाहता है? तू नहीं जानता कि बरहा कौन है? नहीं जानता तो अब जान ले। ये परमान की पसंद और उसी का चुनाव है। इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो तेरी 7 पीढ़ियों को तबाह करके रख देगा वो। अगर तेरे दांत नए नए आए हैं तो मेरी तरफ आ जा। अपने दांत मुझ पर आजमाना। बरहा पर क्या गुस्सा उतारता है? वो खेल रही है और तू सिर्फ एक खिलौना है। बस एक खिलौना ही रह। तबू की डांट सुनकर उस सांप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो फौरन ही कुंडली मारकर और सर झुकाकर एक तरफ बैठ गया। बरहा बेखबर उन छोटे बड़े सांपों से खेलती रही, भागती दौड़ती रही। फिर उन 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुला और नैनी भीतर आई। उसने बरहा की उंगली पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर उसी दरवाजे से बाहर निकल गई। वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बरहा इस मायावी लोक में परवान चढ़ रही थी। इसके बाद तबू अपनी जगह से उठी। उसने अपने खुले बालों का एक जूड़ा सा बनाया और अपने खास अंदाज से चलती हुई एक ताक के सामने आ रुकी। इस ताक में एक बड़ा ही भीमकाय एक मर्द का बुत रखा था। यह बुत उसी काले भुजंगहूरा का था। तबू उसे गौर से देखने लगी। फिर उसके होठों पर बरहस ही एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ समीर राय, उसका अपने बाप से बिछो हो चुका था। उसे उसके लिए जरा भी दुख नहीं था। वैसे भी खुदा का इंसाफ तो शुरू हो ही गया था। अब समीर को कोई और गुनाह करने की क्या जरूरत थी? वो रोशन राय जैसा बनना नहीं चाहता था। कुदरत खुद ही रोशन राय की दरिंदगियों का इंतकाम लेने पर उतर आई थी। अपनी खोजबीन पूरी करने के बाद एक दिन समीर राय ने इस बारे में अपनी मां से बात की। अम्मी जान,
मैं इस हवेली को जरायम पेशा लोगों से पाक करना चाहता हूं। हवेली में जरायम पेशा लोग? मैं समझी नहीं बेटा। हाँ मां, हवेली में 15-20 ऐसे मुलाजिम हैं जो किसी न किसी तरह अब्बू के जुर्मों में शरीक रहे हैं। बेटा तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस इतना याद रखना कि किसी बेगुनाह पर कोई जुल्म ना हो। अपने अब्बू का हाल तो तुमने देख ही लिया है। अम्मी, मैं इन लोगों को इसीलिए यहां से निकाल देना चाहता हूं जिससे किसी और पर कोई जुल्म ना हो। ये लोग यहां रहेंगे तो मजलूमों और मासूमों को तकलीफ पहुंचाने और मेरी खुशामद के अलावा कुछ और क्या करेंगे। तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जो चाहे करो। नफीसा बेगम ने उसे छूट दे दी। मां से इजाजत मिलने के बाद अगर समीर चाहता तो उन सारे नौकर चाकरों के कान पकड़कर बाहर निकाल देता, लेकिन उसने जालिमों पर भी जुल्म करना मुनासिब नहीं समझा। उसने उन मुलाजिमों को इतना कुछ दे दिया कि वो साल भर तक घर बैठे आराम से खा सके। हवेली से निकलते वक्त उसने इन मुलाजिमों से बस इतना ही कहा, आइंदा मैं इस इलाके में तुम्हारी शक्ल ना देखूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रौली और होली जो सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने कुछ कहना चाहा तो समीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बस, मैं अब कुछ और सुनना नहीं चाहता, तुम लोग जाओ। समीर का यह फैसला हवेली में एक खुशगवार बदलाव था। उन लोगों के जाने के बाद हवेली में उन लोगों के जुर्म की दास्तानें सुनाई देने लगी। जो लोग अब तक खौफ की वजह से चुप थे, उन्होंने नई नई कहानियां सुनाई। बहरहाल ये बात जरूर थी कि रोशनगढ़ी के रहने वाले अब निश्चिंत और खुश थे। समीर राय ने अपनी जागीर का काम काज बड़ी कुशलता के साथ संभाल लिया था। दिन महीने साल बीत गए थे और नफीसा बेगम को अब समीर की शादी की फिक्र हो रही थी। आसपास लड़कियों की कमी तो थी नहीं, खुद नफीसा के भाइयों की लड़कियां भी थीं और नफीसा के भाई भी इतने थे कि लड़कियां भी थोक के हिसाब से मौजूद थीं। बोल बोल कर कान खा जाने वाली और खामोश रहकर उकता देने वाली हर मिजाज और हर तरह की लड़कियां सामने थीं। बस नफीसा बेगम के एक इशारे की देर थी कि उनमें से कोई भी उसकी बहू बन सकती थी। लेकिन वो इशारा करती किसे? इशारा तो ऊपर से होना था। इशारा समीर को करना था और समीर को अपने खानदान की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो लड़कियों में ही दिलचस्पी नहीं थी। नफीसा बेगम के इशारों पर मामा की लड़कियों ने हवेली में आना जाना शुरू कर दिया। आती तो खैर वो पहले भी थी, मगर बस अपनी फूफी से मिलकर चली जाती थी। पर अब वो एक खास सोच के साथ आ रही थी। वो अब सिर्फ अपनी फूफी से मिलकर नहीं, बल्कि समीर के कमरे का चक्कर लगाना भी नहीं भूलती थी। इन ढेर सारी लड़कियों में से एक उन सब में नुमाया थी। वो सबसे बड़े मामू की बेटी थी। नाम था उसका मायरा। अच्छी खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, उठने बैठने का सलीका था, सुंदर थी, खुशमिजाज थी। ये अरशद मामू की सबसे छोटी बेटी थी। नफीसा बेगम की नजर भी मायरा पर ही थी, लेकिन समीर इस सबसे बेखबर था। उसे तो अपने गमों से फुर्सत ही नहीं थी। वो क्या किसी और को नजर उठाकर देखता। उसके दिल में तो नमीरा बसी हुई थी। वो उसे भूला नहीं था। उसके दिल पर लगा वो जख्म अब जिंदगी भर भरने वाला नहीं था। नमीरा के साथ ही उसे अपनी बच्ची की भी याद आती थी। नमीरा की मौत के बारे में तो कम से कम उसे पता चल गया था, लेकिन अपनी बेटी के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। पता नहीं उसे क्यों उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बेटी उसे जरूर मिलेगी। समीर ने पढ़ाई छोड़ दी थी।
मुंबई जाना भी छोड़ दिया था। म्यूजिक फेस्टिवल्स में जाना भी अब अतीत की बात थी। वैसे भी वो अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता था। हाँ, कभी कभी समीर के वो म्यूजिक के दीवाने दोस्त वहां आते थे और तब हवेली में रौनक हो जाती थी। हवेली के बाग में संगीत की महफिल जमती और गाने बजाने वाले रात तक धमाल करते। इन महफिलों में समीर राय खानदान की लड़कियों को कभी नहीं बुलाता था, बस वो और उसके दोस्त। समीर को मछली के शिकार में भी दिलचस्पी हो गई थी। वैसे भी वो अकेला रहना पसंद करता था और इसीलिए शायद उसने ये शौक पाल लिया था। पानी में डोर डाले वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में गुम हो जाता था। मछली फंसे या ना फंसे, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मगर फिर एक दिन एक बड़ी अजीब घटना घटी। मायरा की बड़ी बहन सादिया, उसकी मेहंदी की रस्म थी। ऐसी रस्मों में लड़कियों का आना जरूरी है और साथ ही बन संवर कर भी। नफीसा बेगम समीर को अपने साथ ले गई। समीर अपनी मां के कहने पर चला तो गया, लेकिन एक कोने में बैठा रहा। मेहंदी के बाद जब लड़कियों ने एक दूसरे को उपटन लगाना शुरू किया तो इस खेल में लड़के भी शामिल हो गए और तभी किसी लड़की ने शोशा छोड़ा, समीर भाई के कोई उपटन लगाए तो जाने। और मायरा को न जाने क्या सूझी। उसने ये चैलेंज कबूल किया और हाथ में उपटन लेकर एक तरफ खामोश बैठे समीर की तरफ बढ़ी।